बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूँ अबूजर मौज़ूम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज चूँकि लोगों को पता लग चुका होगा, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के बहुत से शहर गालिबन 20 सिटीज़ ऐसे हैं जिनकी निशानदेही कर ली गई है और उनमें अब स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। इस्लामाबाद में हो चुका है और अब लाहौर के कुछ ऐसे इलाके 80 इलाके हैं लाहौर के जिनको स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए सील किया जाएगा। तो इसलिए अब आपको घर पे रहना ही पड़ेगा। इससे पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, कोयटा, कोई भी सूबा, कोई भी बड़ा शहर जो है वो बचा हुआ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ना करते भी हुकूमत अब लॉकडाउन की तरफ आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट और एक्चुअल स्मार्ट लॉकडाउन होगा, विच मीन्स कि जिस एरिया में ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे उस एरिया को कुछ अरसा के लिए बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। और सील करने से मुराद ये होगा कि कोई भी शख्स उस एरिया में दाखिल नहीं हो सकेगा, गैर जरूरी तौर पर कोई भी शख्स उस एरिया से बाहर नहीं जा सकेगा। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वारंटीन जो हम डिस्कस भी करते हैं कि अगर आप कुछ अर्सा के लिए उस इलाके में आमदोरफ्त बंद कर देंगे तो वायरस जो उसके अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो नहीं होगा, वो सैनिटाइज का अमल जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। कितना वक्त दिया गया हुकूमत की तरफ से, ये वक्त दिया गया था कि लोगों की अगर मौशियत जो है अफेक्ट हो रही है तो आप खुद थोड़ा सा ख्याल करें, SOPs को फॉलो करें। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा नहीं हो सका। लोग बेहंगम ट्रैफिक आपने देखी होगी लाहौर के बड़े इलाकों में, इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े शहरों में, जहाँ पर लोग बिला वजह भी निकले हैं सिर्फ देखने के लिए कि लॉकडाउन किस तरह से हुआ और अब क्या सूरत हाल है बाहर सड़कों पर, मतलब इसलिए भी लोग निकलते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अब होगा क्या कि अब आपको घरों पर ज़बरदस्ती जब रखा जाएगा तो फिर ऑब्वियसली जब नंबर्स तो कम होंगे लेकिन इसके साथ आपकी मईशत भी इफेक्ट होगी। तो प्लीज़ खुदारा ये 14 दिन भी अगर आप नेक्स्ट जो 15 दिन हैं इनमें भी अगर आप ख्याल कर लें, SOPs को फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह जुलाई में चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं। कराची जैसे शहर की अगर हम बात करें जहाँ पर गुंजान आबाद इलाके, कच्ची आबादियों का एक ढेर है जहाँ पर लाखों लोग जो है वो मकीम है, अगर उन इलाकों में इस स्प्रेड को ना रोका गया तो आप देखिए कि स्पाइक जिसका जिक्र और खदशा बहुत से हुकूमती अरकान करते नजर आते हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान में नजर आएगा। मैं कराची की मिसाल इसलिए भी दे रही हूँ कि वहां पर सख्त लॉकडाउन किया गया था तो कंट्रोल थे केसेस। जैसे जैसे नरमी आती गई सिंध में केसेस बहुत तेजी से बढ़ते गए, उसी तरह से पंजाब में भी ये स्पाइक आता गया। और अब सूरत हाल ये भी है कि कल एक्चुअली तशवीशनाक बात थी कि इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स खत्म हो चुके हैं, तमाम के तमाम वेंटिलेटर्स ऑक्युपाइड हैं। तो खुदारा अपना ख्याल खुद रखें। खैर इस पर हम बात करेंगे आज शो में, और इसके साथ साथ जो है वो कल बजट पंजाब का आया और फिर सिंध का बजट भी आने वाला है, इस पर भी बात होगी टॉप स्टोरीज के बाद। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, एक दिन में 4,443 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि अमवात की तादाद 1,111। आपको बताते चलें कि इसके साथ साथ टोटल तादाद 1,48,920 हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहती हैं लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है। आज रात से लाहौर के 80 मकामात 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। पेशावर के मखसूस इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना वायरस का लाहौर पर सबसे ज्यादा खौफनाक हमला, एक ही रोज में रिकॉर्ड 50 जाने ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में 32 और सिंध में 22 जिंदगियां लुकमा अजल बन गई। बलूचिस्तान में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। कोरोना ने 20 शहरों को निशाने पर रख लिया है। कराची, लाहौर, पेशावर में सबसे ज्यादा तबाही, हैदराबाद, सक्खर, घोटकी, लाड़काना और खैरपुर में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन ने सख्त एक्शन का फैसला किया। कोरोना से दुनिया में 80 लाख अफराद मुतासर, 41 लाख मरीजों ने वबा को शिकस्त भी दी, 4,37,000 से ज्यादा अमवात। भारत में सूरत हाल इंतहाई खराब, 10,000 नए केसेस रिपोर्ट। बीजिंग में नए केस आने पर मजीद 10 इलाके सील कर दिए गए। और सऊदी अरब में PIA का ऑफिस बंद, पाकिस्तानियों के लिए टिकट्स खरीदना नामुमकिन हो चुका, ऑनलाइन टिकट्स मिलना भी मुहाल। रोजाना सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स टिकटों के हसूल के लिए ख्वार होंगे। हेडलाइंस आपने जानी और इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कल पंजाब का बजट पेश किया गया है।
2240 अरब रुपए का, जिसमें वाज़े तौर पर जो हम ऑब्वियसली बातें कर रहे थे कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा, वफाकी बजट की कुछ हल्कियाँ नजर आएंगी, और वो हुआ भी, पेंशन्स में इजाफा नहीं हुआ। इसके साथ साथ कल जो इजलास पेश किया गया वो फ्लैटिस होटल में किया गया, पंजाब असम्बली में नहीं किया गया था, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सके, SOPs को फॉलो किया जा सके। और इसी के साथ साथ ऑपोजिशन की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया उस ऐवान में भी जो फ्लैटिस में बनाया गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की एहतजाज की, तो मुझे अक्सर ऐसे देखा और मैंने सुना भी है, कल काफ़ी लोग इस पर बात भी कर रहे थे कि जैसे ही बजट की तकरीर शुरू हुई तो अपोजिशन ने ये कहना शुरू कर दी कि बजट नामंजूर। बहुत से लोगों ने ये भी तनकीद की कि शायद अभी पढ़ा तो नहीं है बजट आपने, और आप तनकीद पहले शुरू कर रहे हैं। तनकीद अगर आप करें, हाँ, मतलब असल में होना ये चाहिए कि आप इसको सुने और फिर आप विद पॉइंट्स जब आप एहतजाज करेंगे ना, विद पॉइंट्स जब आप क्रिटिसाइज करेंगे तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। खैर, ये तो अब अपोजिशन और हुकूमत के मामला हमेशा से ऐसे ही चलते रहे हैं, लेकिन अब कल अगर बात करें बजट की तो 2240 अरब रुपए का जो बजट है उसमें मेन फोकस ऑब्वियसली इस दफ़ा कोशिश की गई है कि प्राइमरी हेल्थ और स्पेशलाइज हेल्थ को दी जाए, जिसमें 250 अरब जो हैं वो रखे गए हैं, जबकि एजुकेशन के लिए 322 हैं। कोरोना के स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो 43 अरब रुपये रखे गए हैं। इसके साथ दीगर महकमे हैं उनके लिए 618, लेकिन डेवलपमेंट बजट में थोड़ी सी कमी करके इस दफ़ा जो है डेवलपमेंट बजट जो है वो 337 अरब का रखा गया। लेकिन ये भी फोकस किया गया था कि डेवलपमेंट बजट इसलिए भी ज़रूर रखा जाएगा ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा सके। वो इस तरह के जब भी ज़िमनी या लोकल लेवल पर जब डेवलपमेंट का काम होगा तो जो लोकल आबादी है वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उसके साथ अटैच हो जाएगी, तो एक तरह से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि आप देखिए अबू सर, जब से ये कोरोना सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, हम पूरे साल की कारकर्दगी, पूरे बजट के का जो इन्फ्लुएंस है वो कोरोना पर नहीं डाल सकते, लेकिन मईशत की तबाही का एक बड़ा हिस्सा हम इसके ऊपर डाल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 महीने मुसलसल आपकी मार्केट्स बंद रहे, आपकी ट्रेड बंद रहे, आपके नए प्रोजेक्ट शुरू ना हो सकें, फैक्ट्रीज बंद रहे, इंडस्ट्रीज बंद रहे, तो उनसे जो डेली वेजेस के मुलाजिमीन वाबस्ता हैं उनके घरों की क्या सूरत हाल होगी ये हम नहीं समझ सकते। तो आई थिंक जब भी मईशत पर बात होती है, जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात होती है, और जो लोग बड़े आराम से लॉकडाउन सजेस्ट कर देते हैं, ऑल्दो वो भी ज़रूरी है, उन स्टेप्स को लेना भी ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर ऐसे लोग जो बेरोजगार हो गए, जो गुर्बत की लाइन से नीचे आ गए, सफ़ेदपोश तबका तबाह होकर रह गया, उनका भी सोचना। बिल्कुल, उनका भी हमें सोचना है। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये थी कि साउथ पंजाब की बात की जाती कि साउथ पंजाब जो है उसमें महरूमियाँ हैं, उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। लेकिन इस दफ़ा जो बजट में खैर रकम तो शायद अभी इतनी मुनासिब नहीं है, 1.5 अरब रखा गया, लेकिन जो मेन इसमें स्टेप लिया गया है वो ये है कि जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट जो है वो 1 जुलाई से सिविल काम करना शुरू कर देगा, जिसमें 16 स्पेशल सेक्रेटरीज होंगे डिपार्टमेंट्स के, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और इसके साथ एडिशनल IG पंजाब होंगे, जो कि साउथ पंजाब के रिलेटेड तमाम मैटर्स जो हैं वो साउथ में ही अब बैठ कर देखेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। स्पेशल सेक्रेटरीज का मकसद ये होगा कि बेसिकली डिप्टी सेक्रेटरीज, इसके साथ आपके सेक्शन ऑफिसर्स, फिर यानी कि जो रहीमिया खान से शख्स लाहौर आता था और आकर अपनी फाइल पे साइन करवाता था, उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत से वादे बाकी हैं, अभी बहुत से इसमें मामला बाकी हैं, ये देखना होगा कि इस पर काम कब होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट ही बनाना फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके लिए बजट रखा गया है, प्राइमरी हेल्थ के लिए 1 अरब 24 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 126 अरब रुपए रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फोकस नजर आता है, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वफाकी हुकूमत को कि उन्होंने हेल्थ के लिए कुछ नहीं रखा, और फिर उसकी तरफ से ये जब वजाहत में बात आई कि ये तो सूबों की जो रिडक्शन है और सूबों ने इसको डायरेक्ट देखना है, तो वो रिफ्लेक्ट अब हुआ है कि आपने 1 अरब 24 अरब रुपए प्राइमरी हेल्थ के लिए रखा है, जो कि आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, आपके रूरल एरियाज के जितने हेल्थ यूनिट्स हैं वो उसमें ऑब्वियसली आ जाते हैं। सो आई थिंक अब फोकस नजर आ तो रहा है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट कितना बजट किस तरह से आम आदमी को सपोर्ट कर सकती है। एग्जैक्टली। अब आप ये देखें कि हेल्थ में अगर 250 अरब पंजाब रख रहा है, इसी तरह सिंध अपने हिस्से से हेल्थ के लिए बजट एलोकेट करे, फिर बलोचिस्तान, फिर KP, फिर GB, जो भी सूबे हमारे तमाम जो एरियाज हैं, अगर ये तमाम इकट्ठे होकर हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए अपना फोकस रखें तो ओवरऑल अगर बजट देखा जाएगा तो मेरा ख्याल है उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए अच्छा खासा जो है वो रेशो निकलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। मुसर्रत साहिबा, हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कल बजट पेश किया गया, आप क्या कहेंगी? आप लोग कुछ ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने तो प्रोटेस्ट किया ही है, लेकिन वही हुआ जो विफाकी बजट में भी हुआ था। मैं शुरू भी वहीं से करना चाहूंगी। सरकारी मुलाजिमीन के तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं हुआ, टैक्सेस की जो रेशो रखी गई, क्या कहेंगी इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सीमन। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी का क्राइसिस है या जिस एंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। रेवेन्यू आपको पता है कि गवर्नमेंट आपको पता है कि कलेक्ट नहीं कर पा रही, और इस मौके पे हमने कोई 20 से ज्यादा सेक्टर को टैक्स फ्री रखा है। और अगर हम चीज़ों को देखें ना, ये टोटल 22 से 40 अरब रुपए का ये बजट है इस दफा का, और हमने इसमें कुछ 337 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए रखे हैं, जो कि पिछला जो बजट था उससे तकरीबन 32% ज्यादा है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की ज़रूरत है कि देखें, सरकारी मुलाजमीन, मैं ईमानदारी से अगर आपको अपनी ओपिनियन दूं तो सबसे ज़्यादा सेफ है कि एटलीस्ट उनको उनकी मराद, उनकी जो तनख्वाहें, सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो ड्यूटी पे आए या ऑफ कोर्स जब उनको ऑफ दिया जाता है वो भी गवर्नमेंट खुद ही देती है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा लेकिन मुसर्रत साहिबा, आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली करंट सिचुएशन में इस टाइम है, तो शायद सरकारी मुलाजमीन आसान हदफ थे आपके, उनको आपने नहीं कोई रिलीफ दिया। लेकिन दूसरी तरफ इकनॉमिक्स अगर देखी जाए तो मुल्क की इकॉनमी शदीद मुतासर है। थोड़ा सा 5% एटलीस्ट अगर हो जाता तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि एक तरफ आप ये देखें कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की जाती है, वहाँ पर अगर जहाँ पर किया जाना था, वज़ीर आला पंजाब ने 78 करोड़ रुपए लगा दिए पिछले साल, लेकिन 59 का तखमीना था। मतलब आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से आप खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, अखराजात जो हैं वो आपके ज़्यादा हैं, तखमीना आपका कम था, वहाँ पे आपने ज़्यादा लगा दिए। जहाँ पर सरकारी मुलाजमी को अगर सपोर्ट करनी थी नहीं की। और अगर बात की जाए नेशनल और पंजाब असम्बली के मेम्बरान की, तो आपकी मराद में भी इजाफा हुआ है, आपको खुद मालूम है। पंजाब में 30% इजाफा हुआ है अलाउंसेस में। यही ऐसा हुआ था पहले साल में। मुसर्रत साहिबा, आपको याद होगा कि सैलरीज जब डबल हो गई थी और फिर वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, गवर्नर साहब ने कहा कि इसको वापस किया जाए, लेकिन वो वापस हुआ नहीं। तमाम एमपीएस को डबल सैलरी ही मिल रही है और अब अलाउंसेस भी बढ़ा दिए गए। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस वक्त ये पिछले साल में जो हुआ तो हुआ, ये आपकी बात ठीक है कि ये पिछले साल की कहानी है, और उसमें जितने भी हम पार्लियामेंटेरियंस थे, ये इंक्रीज ऑफ सैलरी पे सबकी ओपिनियन एक नहीं थी। आई वाज वन ऑफ देम, लेकिन फिर वो हमें भी बहुत ओपिनियन सेम होना ना होना, मुसर्रत साहिबा, सैलरी तो बढ़ गई ना। गरीब आदमी पिस रहा है, और वहीं पर अगर एमपीएस जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी सैलरीज डबल हो जाए तो आप मुत्तफिक हैं या नहीं है, लेकिन हुआ तो सही ना। या वज़ीर आला ज्यादा खर्च ने 20 करोड़ रुपया तकरीबन। नहीं, अब लुक, मैं ये जो रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, जो मैं अर्ज करना चाह रही हूँ कि ये पिछले साल हुआ, लेकिन मैं इसको भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैं यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, मैं एंड नहीं कर रही हूँ। आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरी कौम को हमने मिलके सेक्रीफाइस करना है, और जो पिछले साल हुआ वो इस साल के बजट के साथ हम उसको रिलेट। लेकिन मुसर्रत साहिबा, ये तो जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पहले दिन से ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात होती है कि अखराजात में कमी लानी है, तो ये तो कोरोना की वजह से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भी होना चाहिए था। 19 करोड़ रुपया छोटी अमाउंट तो नहीं है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लिए ज्यादा लगा दिए बुज़दार साहब ने, जो कि बहुत ही सादा है। नहीं, लेकिन हम ओवरऑल देखें, पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो पिछले साल से बहुत ज्यादा रहे हैं, इसीलिए 230% अलाउंस में इजाफा हो गया, आपको इंक्रीमेंट मिल गया। आप हमारे इंक्रीमेंट ये कोविड-19 से पहले के इंक्रीमेंट्स हैं, वो जिधर भी गए, वो मैं तो आपके सामने एग्री कर रही हूँ, मैं तो इस चीज को डिफेंड कर ही नहीं रही। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज की जो दुनिया आफ्टर कोविड-19, सारी दुनिया ऑस्टेरिटी ड्राइव पे उनको जाना पड़ेगा। मुआशत अब किसी तरह की भी शय खर्चियों को की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जो अर्ज करूं वो ये कि इसमें स्कूल एजुकेशन के लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगा 350 अरब, और उसमें एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है जिसमें ज़ेवरे तालीम जो है, ये हमारी बच्चियों को जिनकी अटेंडेंस होगी 80% से ज्यादा, उनको हम मंथली 1000 का एक वो वजीफा भी मुकर्रर करेंगे, जो बड़ी खुशाइन बात है। इससे हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा, और स्पेशली जो हमारी बच्चियों की
देही इलाकों की जो एजुकेशन है उसको इंक्रीज करने में। मुशर्रफ साहिबा, ये आप भी समझती हैं किस तरह अल्फाज और नंबर्स के साथ प्ले किया जाता है, बताया कुछ जाता है, साल के एंड पे पता कुछ लगता है कि उतना ही बजट उस पर लगा या वो डाइवर्ट हो गया। तो डाइवर्ट होने में मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रही, ये तो ओवरऑल साल हर साल से एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि अगर एक स्पेसिफिक बजट हेल्थ के लिए रख दिया, एंड पे पता लगा उसमें से इतने बजट यहाँ डाइवर्ट कर दिए गए, इतने इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में लगा दिए गए। नहीं सीमन, इसमें मैं हमारी गवर्नमेंट की इसका हमें क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमने जितनी भी बजट एलोकेशन किए, मैं आज आपको एक और खुशखबरी दे दूं। पहले क्या होता था कि इस दफा तो 35% रिंग फेंस हमने कर दिया था, लास्ट बजट की बात कर रही हूँ, जनूबी पंजाब, और वो उधर ही लगना है। इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब की एंड सीएम साहब की कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, और कल हमें कन्वे भी हो गया तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कि जिस तरह सूबों को बजट मिलते हैं और पंजाब का बजट सिंध में नहीं लग सकता, इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट का उनकी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट जो एलोकेट होगा वो आप उधर ही रखेंगी। साउथ पंजाब की जाते जाते बात कर लें अगर, कि ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से जो सेक्रेटेरिएट है वो फॉल हो जाएगा, आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि 15 दिन रह गए हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज, एडिशनल आईजीज और इसके साथ 16 महकमों के तमाम स्टाफ को वहाँ पर तैनात करना, इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट एंड स्पेशली सीएम साहब की बहुत ज्यादा और प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज्यादा कंसर्न है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी आबादी को इतनी दूर ट्रेवल करके जब उन्हें लाहौर आना पड़ता है तो बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, और जब उनके डोर स्टेप पे उनको सारी सर्विसेज मिलेंगी जनूबी पंजाब के लोगों को, तो ये उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज, उनके लिए बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी। लेकिन वादा जो है वो अलग सूबे का किया गया था, तो उस पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुशर्रफ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना दे रही थी और वो जस्टिफाई नहीं कर सकी। वो 230% अलाउंसेस की मद में हो, वो सैलरी डबल करने की मद में हो, या वज़ीर आला के 19 करोड़ ज्यादा खर्च करने की मद में हो, ना इनके पास कोई जवाब है, ना ये जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 पर ये नहीं डाला जा सकता कि हम एमपीएस की सैलरीज और अलाउंसेस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोरोना आ गया, जस्टिफाइड नहीं है, और उन्होंने खुद भी बोल दिया। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मुशर्रफ साहिबा से हम बात कर रहे थे, तो अब हमने सोचा, और ये ज़रूरी भी होता है कि अपोजिशन का भी मौक़िफ़ ले लिया जाए कि वो इस पर क्या कहती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सूबाई वज़ीर और इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली हैं ख्वाजा इमरान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, कल बड़ा प्रोटेस्ट किया गया फ्लैटीज़ में जो ऐवान था असम्बली का जब बजट पेश किया गया, क्या पहले तो भट्ट साहब भी अभी ये कह रहे थे कि बजट अभी शुरू नहीं हुआ था तो फौरन नारे लगना शुरू हो गए थे, नामंजूर के बैनर्स पड़े हुए थे, क्या कैसा देखते हैं आप इस पर? अब इसमें हमारे देखें सिमल, इशू ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी बजट पेश होता है तो गवर्नमेंट जो बेंचेस होते हैं वो हमेशा उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, और जो अपोजिशन बेंचेस होते हैं वो उसके नोहे पढ़ते हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का वाहिद अनोखा बजट है कि जिसको पेश होने से भी, आपने कहा ना कि अभी तो पढ़ा भी नहीं होगा, तो जो पेश होने से कोई 15 घंटे पहले ये टीवी पे आ गया था, और हर किसी ने इसको बार बार हेडलाइंस में भी देखा, और हर किसी ने इसकी तारीफ़ें और जो तमहीदें बांधी गई वो सुनी कि जनाब वो फयाजुल हसन चौहान साहब, एक मिनिस्टर साहब है वो टिकटॉक वाले, वो फरमाते हैं कि जनाब तारीख में ऐसा बजट नहीं आया। तो वाकई चौहान साहब पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपने सच बोला है, तारीख में वाकई ऐसा बजट नहीं आया कि जिसमें महंगाई जो है वो पूरे मुल्क में 500% बढ़ गई हो, और सैलरीज जो हैं वो किसी मुलाजिम की 1% भी ना बढ़े, और आप लोगों पर ये एहसान जता रहे हैं, और आपका वो लर्निंग लेसन्स वाला चीफ मिनिस्टर लोगों पर ये एहसान जताने की कोशिश कर रहा हो कि हमने आपकी तनख्वाहें कट नहीं की, यानी कि जनाब मुल्कुल मौत वाला बजट है। और मेरा ख्याल है कि इस बजट के बारे में आप सारी बातें छोड़ दें। वो कहते हैं देख का जो है वो चावल का दाना जब बंदा चखता है तो पूरी देख की समझ आ जाती है। तो जब देख की समझ ही आ रही है कि आपके पल्ले पैसे नहीं थे बकौल आपके, और आपने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाई नहीं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जब आपके पल्ले पैसे नहीं है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें ना हम डिनाई करते हैं ना कोई और डिनाई कर सकता है कि टैक्सेस कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है। पंजाब का भी फेडरल लेवल पे बात की जाए तो फिर इसका हल क्या है? जब आपके पास टैक्स कलेक्शन ही नहीं हो रही है तो फिर एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे? जब एनएफसी अवार्ड की रकम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सकेगी, जब आपका कलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो फिर एक्सपेंडिचर आप कैसे एक्सपेक्ट करें? देखें, दो चीज़ें होती हैं, आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं सारे लोग, आप लोग अपनी सैलरीड पर्सन है, आपका एक इदारे का स्ट्रक्चर है। जब आपका इदारा आपको समझ आ रही होती है कि ठीक डायरेक्शन में जा रहा है तो उस वक्त
आपके इदारे के पास फाइनेंसिस भी आते हैं और वो फिर आपके पास जब उसके बाद फाइनेंसिस आते हैं तो आपके पास नीचे वो पैसे तकसीम होते हैं। इस वक्त जो पिछले 2 बरस से जिस तरह से इस हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को देखते हुए लोगों का जो एक एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बेपनाह हद तक ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल शेक हो चुका है, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनके अंदर एक डायरेक्शन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हर वक्त लोगों को यूटर्न का खतरा होता है कि इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी सिफर है कि लोग जो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि इस गवर्नमेंट ने आज तो ये कह दिया है, पता नहीं ये 10 दिन बाद इस पर स्टैंड लेगी या नहीं लेगी। और गवर्नमेंट जो होती हैं उनको जो अपने फैसले होते हैं उन पे स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन ये इतनी डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है। और जो बात आपने कही मेन की बात यही है कि बजट जो भी होता है एक एस्टिमेट्स होते हैं कि आप ये इतने पैसे इकट्ठे करेंगे फिर यहाँ पर आप खर्च करेंगे। तो देखने की बात यह है कि आपने जो पिछले बरस बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मारी थी, आपने पिछले बरस क्या किया है, आपकी कलेक्शन क्या है, आपने एक्सपेंडिचर्स कितने किए हैं, लेकिन आप उसके क्लोज भी नहीं। लेकिन आपने अगर बजट में किसी को फॉर एग्जांपल अगर आपने कह दिया कि हमने हेल्थ के लिए जनाब 10 खरब रुपया रख दिया, तो कहने बातें करने से तो काम नहीं होता। आपने उस पर एक्सपेंड क्या किया है, और एक्सपेंड जो किया है वो भी पूरी कौम को नजर आ रहा है कि आपने कोरोना के नाम पे जो है वो तबाही फेर दी और एक्सपो अस्पताल जैसे फजूल तरीन जगह के ऊपर आपने जो है वो जनाब 1 अरब रुपए के करीब पैसे लगा दिए हैं। और उस वक्त आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस वक्त जो एक्सपो के जो पेशेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अंदर आपने देखा होगा ना क्रिकेट खेल रहे हैं, ना उनको कोई मेडिसिन देते हैं ना उनको कोई चीज देते हैं, तो उनका जो सिर्फ और सिर्फ रेंटल एक्सपेंडिचर है वो किसी 5 स्टार होटल के कमरे से भी ज्यादा है। अगर इनको 5 स्टार होटल लाहौर के जो हैं उनमें ठहरा दिया जाता तो उस पे उतना एक्सपेंडिचर ना होता जितना इस एक्सपो वाले। कोरोना के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन चूंकि बजट से हम बात करें, एक जाते जाते मैं आपसे चीज जरूर पूछना चाहूंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ 150 तर्जुमान है, तो किसने कह दिया? नहीं, मुसर्रत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी अभी आपके आने से पहले ही, और वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मैं एतराफ कर रही हूँ और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये जो 230% अलाउंसेस में इजाफा हुआ, इससे कबल मुझे याद है आपने बहुत शोर मचाया था जब डबल सैलरी हो गई थी अरकान असम्बली की, और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और आपने ही आकर ये इंकशाफ किया था कि हमें डबल मिल रही है, वी डोंट वांट इट, लेकिन मिल रही है। और अभी भी यही हुआ है, 230% इजाफा हो गया अलाउंसेस में। क्या गरीब आदमी के साथ धोखा नहीं है? देखिए, ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है ये शुरू से इसका खासा है कि ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली इनकी हरकतें हैं। ये जब पहले केपी गवर्नमेंट में थे तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था, और अब यहाँ पर वैसे रोना रोते रहते हैं 24 घंटे कि जनाब मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, सरकारी मुलाजिम को देने के लिए 1 टका नहीं था। तो बावजूद इसके कि इतना बड़ा तमाशा क्रिएट हुआ और वो जनाब रियासत मदीना के जो, तो ये आपको रिफ्ट नजर नहीं आएगी? आप स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स और अरकान असम्बली में वो कहेंगे कि हमारी सैलरी, छोटे मुलाजिमीन भी और बड़े भी, ऑब्वियसली, क्योंकि एक चीज जहां मैं क्लियर करूं कि जब सैलरीज इंक्रीज की गई थी तो मैं ये नहीं कहता कि सैलरी इंक्रीज करना बनता नहीं था, लेकिन टाइम मुनासिब नहीं था। ऐसे वक्त में कि जब आप अपने शहरी को और अपने मुल्क के बाशिंदों को ये कह रहे हो कि जनाब अवाम को कह रहे हो कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, बड़े हालात खराब है, ऐसे वक्त में ये स्टेप लेना इंतहाई ज्यादती थी। लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी बिल्कुल जरूरत थी। लेकिन आज भी जो मामलात हैं, जिस तरह से ये रोते रहते हैं, 24 घंटे मांगते रहते हैं, 24 घंटे इन्होंने ये हाल किया हुआ है मुल्क के अंदर के जैसे हम पता नहीं पाकिस्तान को यतीम हो गया हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान में पल्ले कुछ नहीं है। मैनेजमेंट है अगर हो जाए। देखिए, बड़ी क्लियर एक सेंटेंस में बात कहूंगा कि पाकिस्तान पर कभी भी डॉलरों की बारिश नहीं थी। पाकिस्तान को मैनेज किया जाता था और हमेशा जो विजिबल लीडरशिप होती थी वो मुल्क के लोगों को ये एहसास नहीं दिलाती थी कि हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, वो उनको लेकर चलती थी। आप अगर नवाज शरीफ साहब का पिछला 5 साल दौर देखें तो उसमें GDP 5.8 पे एवं तो नहीं चली गई। हमने कभी 1 सेकंड के लिए भी मुल्क के लोगों को एहसास होने दिया कि आपके पास बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के पैसे नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से 11,000 मेगावाट बिजली इस मुल्क में बनी और लोगों का हाल ये भी नहीं हुआ। रेवेन्यूज के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली आपके, हाँ देखिए, अगर एक अच्छी औरत घर चलाती है, आप सिमल माशाल्लाह समझदार हैं, तो वो औरत जो है कफायत शारी से इस तरह से घर चलाती है कि घर के लोगों को गुर्बत का एहसास दिए बगैर इज्जत को और पर्दे को रखे वो घर चलाती है। ये ऐसे हुक्मरान हमें मिल गए हैं, ना इन्होंने हमारी इज्जत रखी है, ना इन्होंने हमारा पर्दा रखा है, और ना ये घर चला पा रहे हैं। उनके पॉइंट्स और हैं और वो अपनी चीजों के, मेरे पॉइंट्स कुछ भी हो, उनके पॉइंट्स कुछ भी हो, बात यह है कि अवाम क्या सोच रही है। आज आपका माइक जाए, आप देखें हर गली हर कूचे में आप जाकर लोगों से पूछें जो घर चलाते हैं। एक तरफ है, हम कोरोना पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा इस पर एक और फैक्टर है जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट। आप
इसके साथ हैं, अपोजिशन के सेक्रेटेरिएट होना चाहिए? देखें, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये सेक्रेटेरिएट के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। इन्होंने इतना बड़ा मास्क खोला, 1 जुलाई से शुरू। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। आप माशाल्लाह आप भी बादाम शदाम खाते होंगे, आपको भी याददाश्त ठीक होगी कि आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या ड्रामा और तमाशा चला था। तो जनाब ये जो आज आटा चीनी चोर बजट पढ़ रहे हैं, ये चीनी चोरों ने जनाब इकट्ठे होकर क्यादत की थी और इन्होंने कहा था कि जनाब हमें हर सूरत सूबा चाहिए। और वो रियासत मदीना के जो वलीउल्लाह साहब हैं उन्होंने फरमाया था कि जनाब अभी आप इसको सपोर्ट करें। मेरा सेंटेंस पूरा होने देना कि बात तो आपने की थी जनाब, उनको पूरा सूबा देंगे, अब आप उनको सेक्रेटेरिएट से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सेक्रेटेरिएट और ये देखें बिल्कुल साथ देंगे। आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबों की बात करें, सबसे पहले PMLN ने करारदाद पास की हुई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादें हैं उस पर मुल्क में अगर सूबों की जरूरत है तो बिल्कुल बनने चाहिए। पंजाब की अगर उसमें तकसीम की जरूरत है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जुबान की बुनियाद पर नहीं, लिसानी बुनियाद पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर। ये जो करने चाह रहे हैं, इन्होंने कोई जिंदगी में काम पूरा और ठीक किया है, ये देख लीजिएगा क्या असर होगा इसका। आने वाला वक्त तो बता ही देगा। ख्वाहिश सब कोरोना के ऊपर आ जाते हैं। आप केसेस की तादाद देखें, 1,48,000 पर पहुंच गई, 1,48,920 और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 111 100 का फिगर क्रॉस कर गया। 111 लोग लुकमा अजल बन गए। देखिए सिमल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप फिगर्स देते हैं ना, ये तमाम फिगर्स वो हैं जो डैशबोर्ड पे आते हैं और ये वो फिगर है जिनके टेस्ट किए जाते हैं, और जिनके टेस्ट नहीं किए जाते वो इससे 100 गुना ज्यादा है, खुदा ना खास्ता। और ये हुकूमत थूक कर चाटने की आदी है। आप बताएं कि आज जब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने समरी इनिशिएट की थी कि जनाब लाहौर शहर में क़यामत बर्पा हो गई है और 7.5 लाख के करीब लाहौर शहर में सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, और बल्कि उनको लगता था कि कन्फर्म पेशेंट्स हैं। हमने चूंकि टेस्ट नहीं किए इसलिए हम उसको कह नहीं सकते। जो रैंडम सैंपलिंग हुई थी उसमें महकमे ने 15 मई को बताया था। आज क्या है, 15 जून गुजर चुकी है। 1 महीने से जायद का अरसा जो इस हुकूमत ने अपनी नालायकी से गुजारा और फिर वही किया जो आज कल आपने तमाशा देखा जनाब। पहले स्मार्ट लॉकडाउन, फिर वो पता नहीं कौन सा लॉकडाउन, फिर वो रास्ते मदीना का लॉकडाउन, अब कोई नई टर्मिनोलॉजी निकाली है जनाब, सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड लॉकडाउन निकालेंगे और उसके बाद में पता नहीं कौन सा लॉकडाउन निकालेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने एक स्टेप जो है वो 15-20 दिन लोगों को जलील और ख्वार करने के बाद लेना है तो क्यों आपने उसको पहले नहीं लिया? साहब पता क्या, देखें आप ये भी ठीक है कि शायद मैनेजमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए पहली दफा था और पूरी दुनिया भी इस क्राइसिस से गुजरी। हमें 2-2.5 माह मिले थे भाई लोगों से सीखने के लिए। जब दिसंबर में देखें, जब अमेरिका में भी इमरान खान साहब का सगा भाई जो है वही अपना जुड़वा भाई वही प्राइम मिनिस्टर है ना। ऐसे तो मत गए ना, फिर हुकूमती अरकान ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोरोना से लड़ने आए थे और घर में आकर क्वारंटीन हो गए थे। लेकिन मुझे ये बताएं जो चले इस पे भी बात करते हैं। मैं ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। उस्मान बुरदार साहब को ना उनके PR ने रोज एक बयान रटाया हुआ कि जनाब ओपोजिशन सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रही है। पहले तो ये बताएं कि ओपोजिशन को फंड मिला हुआ है जो ओपोजिशन ने जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ करना है? और ये ओपोजिशन ही है। मियां शहबाज शरीफ साहब अगर वापस ना आते और वो बैठकर पॉलिसीज ना देते तो लॉकडाउन, आपको शायद याद नहीं है कि लॉकडाउन कैसे हुआ था। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने लॉकडाउन डिमांड किया था उसके बाद लॉकडाउन हुआ था, जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं करना। आपका चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा यू टर्न है कि एक दिन पहले तक उनकी स्टेटमेंट थी कि जनाब बड़ा वाइज डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर का लॉकडाउन ना करने का, अगले दिन ही उन्होंने समरी जारी कर दी। तो लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, 2 दफा समरी अगली बात सुनिए ना। आप ये मुझे बताएं कि जो आपकी फ्रंट लाइन आर्मी थी, जो डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने अस्पतालों में कोरोना से लड़ना था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको घेरअप करना था। उनको घेरअप किसने किया? 40,000 लिबास जो हैं वो शहबाज शरीफ ने प्रोवाइड किए। कौन सा हॉस्पिटल है लाहौर का? कैपेसिटी में किए ना उन्होंने। उनका ये ज़बानी जमा खर्च तो ना हुआ ना। जब कोयटा में आप लोगों को सलूट, डॉक्टरों को सलूट मारने के लिए डंडे मार रहे थे तो किसके लिबास वहां गए थे? शहबाज शरीफ के लिबास गए थे। जब निश्तर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो गवर्नमेंट के लिबास वहां नहीं पहुंचे थे, शहबाज शरीफ की टीम क्यों नहीं कर पा रही? आप तो हेल्थ रिसोर्सेज को समझते भी हैं, आप बड़ा अच्छा एक्स हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं नून लीग के दौर में और आपने बड़े बेसिक हेल्थ यूनिट्स तक को विजिट किया था। मुझे याद है अक्सर हमारी बात होती थी, आपको शो में बुलाना होता था तो आप दौरे पे निकले होते थे। तो साउथ पंजाब हो या ये वाली बेल्ट हो, लाहौर वाली साइड हो, सेंट्रल पंजाब हो या वस्ती पंजाब, आपने हर तरफ दौरा किया हुआ। क्या हमारे हेल्थ रिसोर्सेज इतने ही कम हैं कि हमें एक्सपो सेंटर जैसे हॉस्पिटल्स का या क्वारंटीन सेंटर्स का सहारा लेना पड़े? देखिए, जब नलायक आ जाएं और नलायक आजम की सरबराही में आ जाएं तो फिर ऐसे ही तमाशे हुआ करते हैं। आप देखें कि आपको याद होगा, मैं अपनी तारीफ नहीं करने लगा लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात करने लगा हूं कि हमारे दौर में भी सारा कुछ ऐसे ही था, लेकिन अल्लाह के फजल से जो मेडिसिन हमने BHU लेवल से DHQ लेवल तक पहुंचाई, मैंने अभी असेंबली में कहा है कि वो सिस्टम जो हमने इस्टेब्लिश किया था वो मेडिसिन, वो आला पाए की मेडिसिन जो इस मुल्क की शराफिया खाती है, वो शराफिया जिसने लॉकडाउन कराया बकौल आपके प्राइम मिनिस्टर के,
उस अशराफिया को जो मेडिसिन मिलती थी वो हमने पूरे पंजाब के तूल में हर BHU, हर DHU, हर RHC, हर THU पहुंचाई। माफियाज बहुत है पंजाब में। वो एक इंजेक्शन जिसका जिक्र हो रहा है, आप देखिए वो 2 लाख से 8 लाख किस लिए है? इन्होंने क्या किया? मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से ये पूछना है, मैं देखें उम्र में बहुत बड़ी है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन बात बहुत हो गई नलायकी, पैरों की मेहंदी उतारे। कितने जगह पे आपको विजिट करते नजर आती है, सिवाय 90 शहरा कायदे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। इस तरह बड़ा क्राइसिस हो और हेल्थ मिनिस्टर जो है वो लाहौर में बैठा हो, हेल्थ मिनिस्टर को तो अटक से लेकर रहीम यार तक हर जगह पर दौरा करना चाहिए। किस जगह पर किसी को कोई परेशानी या प्रॉब्लम तो नहीं है। सिपा सलार जो महकमे का होता है वो वजीर होता है, अगर वजीर अपने घर में बैठा रहेगा दबक के तो फिर महकमे का कौन अल्लाह किया कि क्वारंटीन सेंटर्स बना लिए। क्वारंटीन सेंटर्स के अलावा हल क्या था? हजार बंदा। मैंने क्वारंटीन सेंटर्स की बात नहीं की, मैंने क्लियर कट बात ये कही है कि जब आपके पास अदर चीजें मौजूद थी तो फिर जो रिसोर्सेज थे उनको बर्बाद करने की क्या जरूरत थी एक्सपो सेंटर के उस फील्ड अस्पताल का, जो फील्ड हॉस्पिटल भी नहीं है। लेकिन ये देखिए काला शाह ककू में बनाया UET के कैंपस के अंदर, इसके अलावा दीगर जहां देखिए मैं आपको बताऊं जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप था, हमने भी आपको याद है कि शबाशी साहब ने एक मीटिंग चेयर की थी, जो आप कहते हैं ना कि उन्होंने क्वारंटीन हो गए कुछ नहीं किया, तो आपको याद है उन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग चेयर की थी और मैंने ही वो मीटिंग अरेंज करवा के दी थी। उसमें हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, जो एसिम्टोमेटिक हैं, उनको सेल्फ क्वारंटीन होने की इजाजत घरों में दी जाए। अगर 2 माह पहले जो, यानी अब तो कई माह गुजर चुके हैं, जब ये फैसला हुआ उससे 2.5 माह पहले से हम ये बात कह रहे थे। मैंने नहीं बोला कि क्वारंटीन होकर बैठ गए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। वो जो 250 तर्जुमान है वो एक ही बात करते हैं, उनका जवाब दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे ही एडवाइजरी ग्रुप ने ये जो मैसेज है वो दिया था, और अगर ये बात उस वक्त मान ली जाती तो ये जो अल्लाह तल्ला किया है ना अपना 1 अरब रुपए का, इसकी जरूरत ना पड़ती। आज भी वही फार्मूला काम आया ना। आप सही कह रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन की तरफ चले जाना चाहिए था, एसिस्टमैटिक को। ऑपोजिशन के ऊपर अबूजर एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इल्जाम लगता है जब भी तर्जुमान हमारे पैनल पर भी आते हैं, वो यही कहते हैं कि बातें करते हैं और प्रैक्टिकली सजेशंस उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि आज आप सजेशंस चैलेंज करके कह रहा हूं कि कैसे चैलेंज करके कह रहा हूं कि मेरी जितनी भी स्पीचेस असेंबली में, देखिए असेंबली में तो बोला हुआ एक लफ्ज रिकॉर्ड हो जाता है ना, मेरी जितनी स्पीचेस पंजाब असेंबली में हुई हैं, हाजा सलमान रफीक साहब की जितनी स्पीचेस पंजाब असेंबली में हुई हैं, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर स्पीच तजवीज से भरी पड़ी है। इनको अव्वल तो सुनने की आदत नहीं है ना, जब मैं माइक पकड़ता हूँ तो इनको साथ ही जो है वो इनकी टांगें काम जाती हैं, पता नहीं क्या पता, या मैं बड़ा डरावना हूँ या इनके अंदर हौसला नहीं है, तो ये बड़ा मेरा माइक बंद करने के चक्कर में होते हैं और लोगों को 20 मिनट नहीं टोकते, मुझे 5वें मिनट में कह देते हैं जनाब टाइम खत्म हो गया। सिंपल सी बात थी, अगर उस वक्त लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन कराते, एक डॉक्टर अभी क्या करें? अभी जो करने लगे ये ठीक है? अभी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन, ये ठीक है? अभी बता दें आप। देखें, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं कि PTI ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जिसके बारे में गली मोहल्ले में पंजाबी में लोग नारा लगाते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, PTI, और उसका मकसद मुझे आप समझ आया। मतलब ये है अगर आप नहीं, फनी नहीं है ये, मुझे भी फनी लगता था, लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि ये नारा बिल्कुल ठीक है। क्यों? अब इन्होंने हमें उस मुकाम पे लाके मारा है कि जहां अगर हम लॉकडाउन करने जाते हैं तो हमारी मीशत बर्बाद है, लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां भी तबाही है, और अगर लॉकडाउन नहीं करते तो वहां पर भी तबाही है। इनको चाहिए कि जिस तरह लाहौर शहर की हद तक जो मामलात हैं, इनको उस तरह के पेशेंट्स का रेशो देखते हुए जो इन्होंने अभी जो लॉकडाउन के लिए दी है, उसको तो मैं बिल्कुल उससे मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपका जो मकसद है वो फुलफिल नहीं करेगी। जब आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन को, मूवमेंट को रोक ही नहीं पाएंगे तो आप क्या करेंगे? आने वाले वक्तों में हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को कामयाब कर दे कि लोग मरने से बच जाएं, इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में वो कामयाब हो जाएं, ताकि हम सब जो है वो एक दोबारा से हमारे लिए नॉर्मल था उसकी तरफ हम चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ख्याल साहब। उम्मीद हम ये करते हैं जिसमें से दुआ हम सबकी है कि इस पेंडेमिक से हम जल्द से जल्द निकलें। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक आपको भी। और हम चूंकि आपस में इतनी बातें कर रहे होते हैं, ब्रेक में भी मतलब अक्सर अबूजर भी मुझे, आप वैसे अक्सर सोचते नहीं है कि यार सीमल आप कितनी बातें करती हैं, आप कितना बोलती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे शायद आदत पड़ गई है। 5 साल हो गए। मुझे याद है अंसार नकवी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने अपनी लास्ट मीटिंग में इस बात का तज़किरा किया था और उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ये जॉब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर तो वो कम बोलने वाले होंगे।
हैं तो फिर तुम्हारी अच्छे से सुन लेते होंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। और फिर व्हेन आई गॉट हिज सार्केज्म तो मैंने कहा सर वो मुझे बहुत दफा कह चुके हैं कि तुम कितना बोलती हो। तो ये एक चीज जो है वो मुझे याद है। कोई नहीं, ये तो अंसार साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। अक्सर हम लोग उनका जिक्र करते रहते हैं ऑन एयर भी और इसके अलावा भी पूरा दिन जब भी हमारी मुलाकात किसी उनके साथ हम, क्योंकि इतना वक्त गुजरा है तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़ा हादसा था, अभी भी हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं उनको ज़रूर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। ये इस तरह से हादसे बहुत हुए पाकिस्तान के गुज़श्ता 10 सालों में 4 हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा अगर कोई हमें पता लगे कौन जिम्मेदार है तो फिर उसको सज़ा मिले ताकि आइंदा से कुछ इससे जो है एहतियात की जा सके। बिल्कुल एहतियात की जा सके। लेकिन वहीं पर एक सिचुएशन जिसका पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को सामना है वो है कोरोना मैनेजमेंट। कोरोना मैनेजमेंट में जहाँ पर पेशेंट्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, वहीं पर जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज बुरी तरह कोरोना का शिकार भी हो रहे हैं और उनके लिए क्या मोटिवेशन है, उनका मोराल कैसा है, अब इसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। बिकॉज दे आर द ओनली सोल्जर्स वी हैव जो इसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ YDA पंजाब के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शुएब तारिर साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और PMA से के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन हैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया है, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आपसे हम बात करें पहले ये बताइएगा कि अब पंजाब हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि स्मार्ट लॉकडाउन से ज़्यादा अब सिलेक्टिव लॉकडाउन होगा। जहाँ जहाँ पर भी ज़्यादा केसेस होंगे उनको हम हैंडल करेंगे इस तरीके से कि हम उन इलाके को ही सील कर देंगे। क्या कहेंगे, अब चूँकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकली अगर देखा जाए हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, क्या ये ठीक डिसीजन है? देखिए, सूरत हाल ये है कि एक लॉकडाउन एक स्ट्रेटजी का नाम था। अब तो ये उससे काम आगे गुजर चुका है। हम जो गलती करने थे वो कर चुके हैं। अब तो गलती का इम्पैक्ट आने का हम इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो स्मार्ट लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नहीं होते, ये पोरस हमारी बाउंड्रीज है, मोहल्लों की, गलियों की, कोई इधर से निकल गया, कोई उधर से निकल गया। इफेक्टिव लॉकडाउन करना था हमने आज से 3 माह पहले। 28 दिन का आप कर लेते या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, तो उससे ट्रांसमिशन इस बीमारी की, पैंडेमिक की टूट जाती। अब तो पैंडेमिक तो ये, अब तो इसकी ह्यूमन ट्रांसमिशन इस वक्त कराची के अंदर ये हो चुकी है 34%। ये हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स है। पंजाब के अंदर जो हो चुका है 25%। ये 60% इसे स्प्रेड कर चुकी है बीमारी। ये अब तो क्रिटिकल केयर की एज है। अब क्रिटिकल केयर के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो चौक हो चुका है। हमारी क्रिटिकल केयर को लेने के लिए सिस्टम के कैपेसिटी नहीं है। अब जो बेड्स है वो अवेलेबल नहीं है। जो अगर बेड्स अवेलेबल हो भी जाए तो हमारी ह्यूमन सोर्स नहीं है। देखिए, वेंटिलेटर, पाइप, सीट, इन तमाम मशीनों को चलाने के लिए टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स सब चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। और आप ये समझते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है, अब ये ट्रांसमिशन जो है वो इसकी बढ़ती जाएगी। डॉक्टर शुएब तारिर, आपकी तरफ में आना चाहूंगी। और चूंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना के हवाले से, डॉक्टर साहब ने पेशेंट्स के हवाले से तो जो सूरत हाल बताई हेल्थ रिसोर्सेज की, वो हमारे सामने ही है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से पंजाब में खास तौर पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इवन से भी ये खबरें आ रही हैं कि पेशेंट्स जो हैं उनके साथ साथ डॉक्टर्स बड़ी वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं और वो भी कोरोना का शिकार हुए हैं। तो इस हवाले से बताइएगा, जब डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या वो काफी हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब के बयान से इत्फाक करता हूं कि जब हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि प्रिवेंशन जिस पे काम करना चाहिए था वहाँ पे ये पैसा नहीं लगाते, और उसके बाद जब चीज़ इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर ये ड्रामेबाजी है। बिल्कुल, ये लॉकडाउन पहले होता तो ये इफेक्टिव था, मैं इत्फाक करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज अब जब ये इसके बाद जब ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो अब इन्होंने ये छोटी छोटी ड्रामेबाजी शुरू कर दिया। इसका कोई फायदा नहीं है। अब कम्युनिटी के अंदर ये फैल चुका है। जब तमाम डॉक्टर तंजीमें और डॉक्टर चीखते रहे कि खुदारा लॉकडाउन करें, खुदारा लॉकडाउन करें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? दरअसल उसका सारा खमियाजा डॉक्टर भुगत रहे हैं। और आज डॉक्टर्स को, कम्युनिटी के इस दौरे मेयार को मैंने आपके सामने रखना है कि जिसका डॉक्टर्स को इस टाइम सामना है कि डॉक्टर्स को आज भी कसाई कहा जा रहा है। और जो डॉक्टर्स अपनी इनपुट दे रहे थे कि इस स्ट्रेटजी से चलें,
क्योंकि काम हमारे मुतल्लिक है, हमारे शुबे से मुतल्लिक है, तो इस तरीके से इसको लेके चलें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैं बिल्कुल आपके सामने ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो रखना चाहता हूं, 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। जी जी, कि जिस दिन कोरोना आया हमेशा ये कहा जाता है कि जी डॉक्टर कसाई हैं, कोरोना आता है जितने ताजिर हैं उन्होंने मास्क मार्केट से गायब करके उनकी कीमतें डबल कर दी। जब कोरोना आता है उसके बाद जो अद्वियात है मार्केट से गायब कर दी जाती हैं और उनकी कीमतें डबल कर दी जाती हैं। और कसाई कौन है? डॉक्टर हैं। जो आम लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्हें दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी तमाम तर कीमतें अशिया खुर्दोनोश की डबल कर दी हैं और कसाई डॉक्टर हैं। आज मैं बिल्कुल कहता हूं कि जी बिलाशुबा आज हम इखलाकी गिरावट में यहां तक पहुंच चुके हैं कि लोग प्लाज्मा जो कि जिंदगी है उसको 4-4 लाख में बेच रहे हैं। और कसाई कौन है? डॉक्टर है। मैं समझता हूं कि ये डॉक्टर, सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मेरा ये मेरी पूरी कम्युनिटी का ये एक मैसेज है जो मैं देना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि आज मैं बिल्कुल वाजे कर रहा हूं कि ये डॉक्टर कसाई हैं। जब आपके खूनी रिश्तेदार, जब आपको कोरोना होता है 1 मिनट आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, डॉक्टर 24-24 घंटे आपके सर पे खड़ा है। आज वो डॉक्टर अपने खानदान और उनकी अपनी और अपने खानदान की जान खतरे में डाल के आपका इलाज कर रहा है क्योंकि वो कसाई है। आज वो पाकिस्तान डॉक्टर्स की खिदमत को सराह रहा है और हम रोजाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स को सलाम भी पेश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम समझते हैं कि जो आपने जिन रवैयों की निशानदी की है वो बिल्कुल ठीक है। और कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। सर मुझे 1 मिनट दे। मैं ये कह रहा हूं कि आज 4-4 महीनों से हमारे डॉक्टर हादसों में पड़े हैं, घर नहीं जाते क्योंकि बूढ़े माँ बाप उनको भी कोरोना, बेशुमार हमारी फैमिलीज हैं डॉक्टर्स की जिनको कोरोना हो चुका है, तो लोग हॉस्टलों में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि लोगों का इलाज करें। और बदले में इनको क्या मिला है? थप्पड़ मिला है, गालियां मिली हैं। ऐसा नहीं और इसके अलावा आप सही कह रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मीडिया वाले आपके साथ खड़े हैं। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रही, आपने देखा होगा हमने व्हाइट डे भी सेलिब्रेट किया अपने डॉक्टर्स के साथ स्टैंड आउट करने के लिए। हम सैल्यूट पेश करते हैं आपकी खिदमत को। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सब तबका ऐसा ही सोचता है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी और ये सोच भी एग्जिस्ट करती है। अब हम आ जाते हैं आपके रिसोर्सेज के ऊपर। मैं इन बातों से निकलकर थोड़ा फैक्चुअल बेस पर भी बात करना चाहूंगी। मुझे बताइए क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास एनफ रिसोर्सेज हैं? वही सवाल जो मैंने पहले आपसे पूछा था। जी मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूं। आज इस नौबत में हम पहुंच चुके हैं कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक हैं। आज एक आम मरीज के लिए भी हमारे पास वेंटिलेटर अस्पतालों के अंदर मौजूद नहीं है और गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास 60% खाली पड़े हैं। यार खुदारा झूठ बोलना बंद करें। आप इस बात को क्यों नहीं कबूल करते कि अब आपके पास ना कोरोना के, देखिए खाली बेड देना उसकी ये बात आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन, जी बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज आप रावलपिंडी के किसी अस्पताल में फोन कर लें, कल की लाहौर की मेरे पास वो उसका डाटा जो है ना, जो ओरिजिनल डाटा है, आज आप रैंडमली फोन करके पूछें कि जी आपके 5 मरीज हैं, किसी एक अस्पताल के अंदर मुझे एडजस्ट करवा के दिखा दे जिनको वेंटिलेटर चाहिए और उनको मिल जाए। ये सब झूठ है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो ये रह गया, हमारे जो अपने डॉक्टर हैं उनके लिए भी कोई इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है, बल्कि उनके लिए पेचीदगियां की जा रही हैं। जैसे उनका आम आवाम का टेस्ट जो है ना वो फिर बेहतर तरीके से होता है, लेकिन किसी डॉक्टर ठीक है आपकी बात, लेकिन जो भी मामलात हैं वो अपनी जानिब हैं, हम देख रहे हैं, हम भी ये चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी की जा रही है। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, जिस तरह से शोएब तारड़ साहब ने जिक्र किया है कि बड़े हालात ख़राब हैं और रिसोर्सेज ऑब्वियसली ऑलरेडी कम थे, फिर ऊपर से वेंटिलेटर्स की कमी आ चुकी, तो फिर डॉक्टर्स भी हमारे सामने तादाद है 4114 की तादाद हो चुकी है जो कि हेल्थ वर्कर्स इससे मुतासिर हैं। ऑब्वियसली डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। क्या करे फिर हुकूमत? अब लॉकडाउन आपने कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, मतलब लॉकडाउन भी ना करें तो फिर क्या करें? एसओपी को लोग फॉलो नहीं कर रहे, अब लॉकडाउन करेंगे तो कुछ केसेस कम नहीं हो सकते? देखिए 2 सूरतें हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि इस वक्त हुकूमत क्या करे, बिल्कुल ये हमें सोल्यूशन बताना चाहिए। मैं इस वक्त सूरत बताऊं आपको कि इस वक्त वी आर इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्रिटिकल पेशेंट्स। ये फेज है इस वक्त। इस फेज को सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, सिर्फ मरीज को ऑन करने की जरूरत है। हमारा प्राइवेट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर का टोटल अनरेगुलेटेड चल रहा है, गवर्नेंस नाम की चीज कोई नहीं है। अब देखें, मैंने अभी कैलकुलेशन मैंने की थी, मैंने पूरा डाटा इकट्ठा किया। ये जो पीसीआर टेस्ट है, जो रियल टाइम पीसीआर करते हैं लेबोरेटरीज, इसकी कीमत है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर $10 और ये मैंने पूरा कन्वर्शन करके कैलकुलेट किया तो इसकी कीमत बनती है 2200 रुपया।
यहाँ लेबोरेटरीज इसका 10,000 ले रही हैं, 13,000, 10,000, और हुकूमत का कोई गवर्नेंस के इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, आपको भी पता है किट्स बाहर से आती हैं, हम अपनी तो बना नहीं रहे, और वो नस्ट के स्टूडेंट्स ने जो किट बनाई है वो अब ड्रैप ने अप्रूव कर दी है। अब जब वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। खैर, ये तो मैनेजमेंट की बात है। आप सिर्फ ये बताइए कि जो आपकी फील्ड है, कि आपकी फील्ड में कहाँ रिसोर्सेज में कमी है जो गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही। जैसे अभी डॉक्टर शोएब तारड़ ने बोला कि वेंटिलेटर्स नहीं है और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज अनाउंस कर रही है। ये मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अब देखें, एक है इक्विपमेंट्स, दूसरे है ड्रग्स। पहले बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स के अंदर अभी हाउस आइसोलेशन के अंदर लोगों को जरूरत है ऑक्सीमीटर की। जी। ऑक्सीमीटर की कीमत है 500 रुपया, वो मिल रहा है 5,000 का। और उसके बाद सिलेंडर जो 10,000 का है वो मिल रहा है इस वक्त 15,000 का। जो 1,000 की चीज है 15,000 की। गवर्नेंस किसने कंट्रोल करना है? गवर्नेंस नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, इक्विपमेंट्स और उनकी सस्ती अवेलेबिलिटी। बिल्कुल सही। यहाँ पर कैमरा 3 महीने जो टॉक्साइलिजुमैब एक गोली है, एक इंजेक्शन है जी, जो आज उसकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल है। ये किसने लेके आनी थी? ये ड्रैप ने लेके आनी थी, और ड्रैप ने ये कंपनियों को खुली छूट दे दी कि आप खरीदे। लूट मार का बाजार गर्म है। रेमडेसिविर को इंपोर्ट करना था, ड्रैप ने करना था, पता नहीं करप्शन थी या इनकॉम्पिटेंसी थी, वो नहीं आई। मिसमैनेजमेंट का शिकार है ये तमाम चीजें। डॉक्टर शाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर शोएब साहब, आपने भी बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। और ये वो दोनों लोग हैं, लोग ऐसे तबके से हैं जिनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। एक्चुअली तशवीशनाक सूरत हाल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, और जो बात इन्होंने जाते जाते कही कि ऑक्सीमीटर अब सबको बहुत जरूरी है जो सेल्फ आइसोलेशन कर रहे हैं, उसकी प्राइस अगर इतनी ज्यादा होगी तो कौन गरीब अफोर्ड करेगा? 2,500 का ऑक्सीमीटर आपने 500 कर दिया, इंजेक्शंस की कीमत आपने 10 टाइम्स बढ़ा दी, तो फिर ये आपको भी एज अ कम्युनिटी, एज ए ह्यूमन सोचना चाहिए कि आप क्या करें, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन है। एक दूसरे का साथ दें, बल्कि इस पर डिस्काउंट लगाएं ऐसे इक्विपमेंट्स पर, बजाय कि उनके रेट्स बढ़ाने के। इंतहाई अफसोस का ये मकाम है। एनीवेज, ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, चूंकि हम कोरोना और उसके इम्पैक्ट्स ऑन लाइफ की बात कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर साहिबान अपने परेशानियां बता रहे होते हैं, कहीं पर हम अपनी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसे में जो एक चीज़ पर बड़ा फोकस किया जा रहा है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है। बिल्कुल, और ये हम पहले दिन से सिविल एक्चुअली बात कर रहे हैं कि जैसी ये ट्रॉमा, जैसी लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों के हालात बहुत ख़राब होना शुरू हुए, उसका अफेक्ट हुआ कि जॉब्स भी गई, कि लोगों के कारोबार ख़राब हुए, फिर फैमिली डिस्टर्ब हुई, फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ हुई, ये सारे मामलात हुए पूरी दुनिया में। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ NLP एंड हिप्नोथेरेपी डॉक्टर सबाहत मौजूद हैं UAE से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहिबा? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन इन करने के लिए। सबसे पहले तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, कल बड़ा अलार्म्ड हो गई हमारी पूरी टीम भी जब हमने ये सुना कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि अब जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं, यानी कि लोग इतनी परेशानी और टेंशन ले रहे हैं इस बीमारी की वजह से, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें हो जाए या उनके इर्द गिर्द अगर एग्जिस्ट करी है फेयर ऑफ कोरोना की सूरत में, या जो इकोनॉमिकल क्राइसिस अब पूरी दुनिया में हर कोई फेस कर रहा है, जो इकोनॉमिक्स का क्राइसिस आया है उसकी वजह से, कैसे डील करें इस सिचुएशन में हम? देखिए, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ। और एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, जिसमें कहा यह जाता है कि जो आपकी मईशत है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, वो इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर वेल बीइंग। जी, ठीक है। तो जहाँ उसकी एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपका GDP जो है वो 2% फॉल करता है तो आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इंक्रीजेस, क्योंकि वो एक नेगेटिव सोच का जो एक वो साइकिल बन जाता है, तो वो डिप्रेशन को लीड करता है इवेंचुअली। डिप्रेशन इज द एक्सट्रीम केस। उससे पहले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे ट्रिगर होता है, और फिर जब ये ट्रिगर बढ़ जाते हैं तो मनफी सोचें भी आती हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिप्रेशन की तरफ लोग चले जाते हैं। और इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज भी हैं, फैमिली का कंसर्न भी है, हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। तो एक तरह से हम हर तरफ से ना फायर लाइन में हैं।
तो इसलिए इस वक्त जो खदशा है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, आपने जिक्र किया है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ इस वक्त बहुत मुतासिर होगी। एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हमने देखा है कि डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, हमारे लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते। हमारी सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी होती नहीं है। लोग कहते हैं तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास सब कुछ है, या इसके अलावा तुम्हें क्या मसला है, तुम शुक्र अदा नहीं करते। मतलब वो शायद साइकोलॉजिकल जो पेशेंट है, जो डिप्रेशन का शिकार है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं है। तो इसके हवाले से कुछ बताइएगा, कैसे हमें गाइडेंस होनी चाहिए कि हम लोग ऐसा कोई पेशेंट है तो उसकी हम निशानदेही करते उसे हेल्प करें। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे आती है, ठीक है, एज मीडिया पे भी, सोशल वर्कर्स पे भी, हम प्रोफेशनल्स पे भी, और जो लोग हमारे सोसाइटी में हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। चाहे हम उसमें कैंपेन से करें, चाहे मीडिया के पर्सपेक्टिव से करें, आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है कि जैसे ही आपको थोड़ा सा भी किसी में कोई चेंज नज़र आता है, फिजिकल सिम्टम्स कई दफ़ा नज़र आते हैं, कंसंट्रेशन के, ब्रेन फॉग के, हार्ट बीट तेज़ होना, एकदम से ब्रेथलेस होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स होना, जैसे आपको ये ट्रिगर्स नज़र आते हैं तो आप सबसे पहले प्रोफेशनल हेल्प लें। और अगर आपको वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे तो ये चीज़ें ज्यादा सीरियस ही होंगी, कम नहीं होंगी। तो ये उस वक्त जो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि आप कोई ये रजिस्टर नहीं कर सकता कि उसको वॉक करनी है या शुगर करना है या कुछ करना है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है। उन ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि प्रोफेशनल हेल्प सीख करो, आप बेहतर तौर पर पाकिस्तान खास तौर पर के कल्चर को समझती हैं। यहाँ पर अगर आप किसी से बात कर दें कि मुझे एंजाइटी या डिप्रेशन है एंड आई नीड टू सी या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, जो भी उसके जुम्मे में आता है, तो लोग समझते हैं अच्छा ये पागल हो गई है, अब ये डॉक्टर को जाके दिखाएगी कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वाइब है, ये कहीं आपको बहुत बुरी तरह रोक देती है किसी भी काउंसलर के पास जाने से, किसी भी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाने से। इस पर हम किस तरह से काबू कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, अब ये थोड़ा सा माइंडसेट और कल्चरल इशू, जैसे आपने कहा है कल्चरल माइंडसेट है, उस माइंडसेट में अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, क्योंकि लोग अब आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास डिजिटल मीडियम्स हैं, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, और अब मेरा ख्याल है लोग इस मामले में थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि ज़्यादा एजुकेटेड हैं और उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं है, तो रिएक्शंस जो हैं वो अब बेहतर हो रहे हैं। I have seen people reach out और वो बड़े ओपनली डिस्कस करते हैं, तो उसमें फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, फ्रेंड्स की बहुत ज़रूरत है कि वो एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास हो, कोई एक आपका कॉन्फिडेंट बंदा हो जिसको आप सब कुछ कह सकें, उससे बात कर सकें। उसके अलावा आपकी हेल्पलाइंस हैं, काउंसलिंग हेल्पलाइंस हैं, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन उठाएं, हेल्प लें और फिर वो प्रोफेशनल्स की गाइडेंस के साथ आगे बढ़े, और उससे ज़्यादा आप खुद में इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि अगर ये हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में किसी को देखें, निशानदेही करें, अगर वो हेल्प सीख करना चाहता है तो उसे सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरी बात है। अब आ जाते हैं हम, जिसके बाद अब हम बहुत से केसेस ऐसे देखेंगे आइंदा चंद दिनों में, ऑलरेडी हम देख भी रहे होंगे कि लोगों की जॉब चली गई हैं, लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, इसके अलावा लोगों की फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई है, बहुत सी डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए इंटरनेशनली अगर बात की जाए। तो ये क्या कहेंगी आप, इससे हम कैसे निकलें, क्या हल है इसका, क्योंकि कोरोना क्राइसिस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं लोग? देखिए, इसमें आप दो चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रोल तो उनका खुद का है कि पॉजिटिव माइंडसेट रहे, वो अपने 4 पिलर्स होते हैं वेलनेस के, कि वो अच्छा खाएं, प्रॉपर सोएं, अपनी दिन में एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करें और सोचों को बेहतर करें। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो जब अगर इन पे फोकस करेंगे और छोटी छोटी चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाएंगे, आप अपने दिन को प्लान करें। बजा आपका कल, आपको पता है कि कल आपके पास अब जॉब नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, दोपहर को आपको करने को कुछ नहीं है। आप अपनी रूटीन रखें, सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक करें, बुक्स पढ़ें। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज फ्री इतने अवेलेबल हैं, और अब जैसे चेंजेस आ रही हैं ग्लोबली और जो हमारे इन्वायरमेंट में, अब हमें उस नए मैकेनिज्म के लिए, उस नए सिस्टम के लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं घर में बैठ के, उनको यूटिलाइज करना जरूरी है। बिल्कुल सही। और फैमिली की सपोर्ट जरूरी है। फैमिली की सपोर्ट जरूरी है। जैसे आपने जिक्र किया, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करें, नए पोटेंशियल्स ढूंढने की जरूरत है कि आप किस तरह से को एग्जिस्ट कर सकते हैं इस पेंडेमिक के साथ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
बड़ी पॉजिटिव बातें की आपने एंड आई रियली होप कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे नाज़रीन के ऊपर भी पड़े। तो परेशान नहीं होना, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, कोरोना हो गया, आपका मुआशी तौर पर कुछ परेशान है, आप परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, सिचुएशन और हालात खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतर होते हैं। और सिमल जैसे हमने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था, अगर इस साल आप बच गए कोरोना से तो यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इस साल सिर्फ कोरोना से बचें, ना कुछ सोचें, पैसे भी आ जाएंगे, जिंदगी ठीक हो जाएगी, सेहत भी आ जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। सिर्फ SOPs को फॉलो करें, कोरोना से बचें, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कोरोना के दिनों में हम लोग अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे बेहतर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब जब कोरोना है, जॉब उस तरह से नहीं है, बिजनेस उस तरह से नहीं है, ज़्यादा टाइम आपका घर पे गुजरा है क्योंकि बाहर निकलने के लिए उतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, हम फोकस करते हैं स्टे एट होम। स्टे एट होम, तो फिर हम क्या करें घर पर? घर पर कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका दिल भी लग जाए और फिर थोड़े घर में खूबसूरती भी नजर आए। बिल्कुल, खूबसूरती भी नजर आए, और खवातीन को तो वैसे ही बड़ा शौक होता है होम मैनेजमेंट का, घर में डिकोर करने का, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप कैसे कर सकते हैं? खास तौर पर फूल इटसेल्फ इतने प्यारे होते हैं और उनकी अरेंजमेंट के ऊपर अगर फोकस करके आप कुछ सीख लें और बेहतर कर लें तो क्या महंगा है या नहीं है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसको हम अपने बजट के मुताबिक किस तरह से सीख सकते हैं, इस पर भी फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ क्या टिप्स हैं, क्योंकि बहुत सी ऑनलाइन वीडियोस देख के हम समझते हैं कि शायद हम ये कर लेंगे और असल में वैसे होता नहीं है। तो रियल टाइम लोग जो एक्चुअली इसको कर रहे हैं, क्या वो आपको ट्रेन करना चाहेंगे या वो ट्रेनिंग दे भी रहे हैं या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ शाइस्ता खावर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शाइस्ता साहिबा, जिस तरह से हमने जिक्र किया है कि आजकल कोरोना के दिन हैं, लोग ज़्यादातर घर पे टाइम गुजार रहे हैं और ऑब्वियसली फोर्सफुली भी गुजार रहे हैं क्योंकि बाहर उतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है और कोई चॉइस भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि घर पे रहना चाहिए आजकल अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो वो घर पे आपके, चूँकि जो आप जिस फील्ड में काम कर रही हैं, आप क्या टिप्स देंगे, क्या होना चाहिए घर में, क्या लोग कर सकते हैं, किस तरह से लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे भी ना खर्चें और टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है? देखिए, अभी तो खैर वैसे तो समर्स हैं, लेकिन हर एक के गार्डन के अंदर फ्लावर्स भी हैं, लीव्स भी हैं, और मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घूम फिर के आपकी मदर्स की आ जाती है, या जो भी हाउस वाइफ हैं, या आजकल तो इवन प्रोफेशनल्स भी हाउस वाइफ्स ही बनी हुई हैं तो उसमें ये कि अगर आप छोटा सा कोई एक फ्लावर अरेंजमेंट डेली सुबह उठ के बना दें और आपका लिविंग रूम में या किचन में या आपके ड्राइंग रूम में, जहाँ पर आपकी फैमिली ज़्यादा बैठती है, और वहाँ पर अगर वो थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए, एक फ्रेशनेस ऑफ फ्लावर्स, और वो सारा आपको बड़ा अच्छा वो पॉजिटिविटी आपको देता है। और सेकेंडली, ना सिर्फ फैमिली वालों के लिए, जो आप बनाने वाला है, लाइक मदर है या बच्ची है खुद, तो उनको भी इसके अंदर एक बड़ी हेल्दी सी और एक पॉजिटिविटी सी फील होएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूल पत्तों के साथ ही आप अरेंजमेंट्स करें। आजकल आपके पास वेजिटेबल्स इतनी मज़े की हैं, अच्छा। आप वेजिटेबल्स के कलर्स के साथ यू कैन प्ले अप। आप खूबसूरत सी अपनी कोई ट्रे या कोई डिश या कुछ ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप इवन खाना सर्व करते हैं, वो आप ले लें, कोई डेकोरेशन पीस ले लें, उसके अंदर आप सेट करके उसकी ज़रा कलर स्कीमिंग के हिसाब से उसमें कोई एक आध पत्ता ऐड कर दिया, एक आध फूल कर दिया, तो वो खाली फ्रूट्स उससे भी आ सकती है। फिर हमारे पास ड्राई ट्विग्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप गार्डन का चक्कर लगाएं तो वहाँ पे आपको सूखे पत्ते और चीज़ें, अब उसको हल्का सा स्प्रे कर लें। घर में हर एक के पास स्प्रे पेंट्स भी होते हैं, अगर नहीं भी हैं इवन देन वो ड्राई एज इट इज़, आपका वो जो ब्राउन्स के शेड्स होते हैं, यू कैन प्ले अप विद द ब्राउन शेड्स, और उसके अंदर कोई एक आध कोई गुलाब का या कोई भी जो भी कोई फूल आपका अवेलेबल है, हल्का सा वो लग गया, तो वो एक बड़ा एक प्लेजेंट सी फीलिंग आएगी। बिल्कुल सही, एक कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और जिस तरह से डिप्रेसिव सा माहौल आजकल बना हुआ है कोरोना की वजह से, उसके अंदर एक लाइवलीनेस आपकी ऐड इन हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें लोग कुछ ये भी कहते हैं कि जो भी आपने प्लांट अरेंजमेंट की है, अगर घर पे या कहीं पर आपने अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, उसको पानी में रखना ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं, इसमें किस हद तक सदा है? देखिए, अब ये सारा डिपेंड करता है आप किस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ डिकोर की सॉरी। अब जब डिकोर के अंदर अगर हमने फ्रूट्स लगाए हुए हैं या वेजिटेबल्स के साथ कुछ
कलर स्कीमिंग के साथ प्ले अप किया हुआ है, तो फिर तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फ्रेश फ्लावर्स ले रहे हैं, कोई पत्ते ले रहे हैं, उसके अंदर पानी की ज़रूरत है। और फिर कैसा बॉल कैसे आप लें पानी जिसमें और हल्का उसकी सा, स्टेम्स हाँ, उसके अंदर अब उसमें हम जिस तरह डिफरेंट डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे एकेबाना भी है, ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, वेस्टर्न स्टाइल्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास एक वाटर अरेंजमेंट्स भी हम बनाते हैं, उसमें हम करते ही पानी के अंदर है। उसका जो वाटर है, वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंग्रेडिएंट। हम उसके अंदर जैसे फूल पत्ते यूज़ करते हैं, वो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। अब आप सोचें कि इतना बड़ा आपके पास जार हो ग्लास का, और उसके अंदर आपने एक आध कोई पत्ता, कोई एक आध फूल उसमें डाल दिया कर, उसकी अपनी खूबसूरती है। सही। शाहिदा साहबा, आपने जिक्र किया बहुत से आइडियाज़ हैं ऑब्वियसली, पहले तो ये मुझे बताएं कि इतने आइडियाज़ आते कैसे हैं? ठीक है, क्योंकि एक मैं हूँ या कोई घर पे ऐसे कोई और भी आपके फैमिली में होंगे लोग, हर एक को इस तरह के आइडियाज़ नहीं आते, तो उसके लिए जनरेट करने के लिए आइडियाज़ क्या करना चाहिए? और फिर सेकेंडली ये कि जिनके आपने लॉन का जिक्र किया है या गार्डन का जिक्र किया है, अब मेजॉरिटी के पास ऐसी सहूलत नहीं है, तो वो क्या करें? अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ फ्लावर अरेंजमेंट्स नहीं होते, हम वेजिटेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स को भी कर सकते हैं कलर स्कीम के साथ जी, और इसी के साथ साथ हम खाली पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें हमारे पास गार्डन के अंदर, अगर आपका प्रॉपर गार्डन नहीं भी है, फूल नहीं भी हैं, पत्ते तो हैं ना। आप देखें उसके डिफरेंट शेड्स जो होते हैं, कहीं पे आपको रेडिश टोन मिल जाएगा, कहीं लाइट ग्रीन है, कहीं डार्क ग्रीन है, कुछ पर्पलिश शेड के होते हैं। यू कैन यूज देम ओनली, एक वो भी चीज़ है। दूसरा आपका क्वेश्चन था आइडियाज़ की। आइडियाज़ देखें, एक्चुअली तो ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन अगर हम देखें तो हम सब के अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है। इवन यू कैन क्रिएट योर ओन डिज़ाइंस। होता क्या है कि हम उसको फोकस नहीं करते, हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। हम ज़रा सा उसको, अब अगर ये ग्लास में पानी पड़ा हुआ है और इसी में इवन यू कैन क्रिएट अ सिंपल फ्लोरल डिज़ाइन के इसमें फूल लगा दे, कोई पत्ता इधर से निकाल के उधर से, कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती। हम लोग अगर ये सोचें कि हम जब उस लेवल तक पहुंचेंगे तो हम काम करेंगे, ये गलत है। हमें अपना थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है। और आई थिंक अभी इस एनीथिंग यू कैन क्रिएट, ज़रूरत है इस तरह की डाइवर्जन्स की भी, इस तरह की पॉजिटिविटी की भी, कि आप कुछ ना कुछ कोई चीज़ गलत नहीं होती करते रहें। दूसरा, जब आप एकदम एक सर्टेन टोन के कमरे में, चाहे छोटे घर हैं बड़े घर हैं, जब एंटर होते हैं और कुछ डिफरेंट लग रहा होता है कलर्स के हवाले से, तो वो वैसे ही आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है और उसका इम्पैक्ट बड़ा। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो भी एक फ्रेश, एक लाइवली चीज़ है ना। हाँ। वो फ्रेशनेस जो है वो आपको एक पॉजिटिविटी। सिर्फ क्या फ्लावर्स और ये फ्रूट सब्जियां इसके साथ ही डेकोरेशन है कि कोई और भी आइडियाज होते हैं? क्योंकि देखा जाए अगर तो शायद हर बंदा ये नहीं अफोर्ड करता चीज़ें इस तरह से। चार्ट पेपर्स यूज़ कर सकते हैं हम, वी कैन यूज़ मल्टीपल थिंग्स। आपके कई ऐसी, अभी मैंने एक अरेंजमेंट एकेबाना में बनाया था, उसके अंदर मेरे पास प्लास्टिक, मैंने अपनी कुछ चीज़ें, लकड़ियाँ उसमें बांधी हुई थी, तो वो बांधने की वजह से उसके ऊपर रिंकल्स आ गए। जब वो पुराना हो जाता है तो प्लास्टिक टूट जाता है। अब वो जब टूटा हुआ प्लास्टिक था, वो मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मैंने उस प्लास्टिक को थोड़ा सा स्टार्ट किया और उसके साथ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसमें एक फूल लगा दिया। ठीक है। अब वो यू कैन यूज एनी मटेरियल। आपके पास बहुत सारा वेस्ट मटेरियल घर में भी होता है, वो आप स्क्रैप से, ये सारे, ये एक्चुअली ये हिट एंड ट्रायल भी है। अगर अब हम लोगों को तो, अब जैसा मुझे माशाल्लाह इतने साल हो गए, 15-20 ईयर्स हो गए इन दिस फील्ड, तो शुरू बचपन से स्टार्ट लिया हुआ था। अब अगर किसी ने नहीं भी किया, एट एनी स्टेज दे कैन लर्न। अब मेरी कुछ ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो नानियाँ दादियाँ, लेकिन वो और सीख रहे हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड इट। अच्छा, जबरदस्त, अच्छा टाइम स्पेंड गुजर जाता है और टिप्स जाते जाते। क्रिएटिविटी का मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी। क्रिएटिविटी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो किसी भी बंदे के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, और स्पेशली फॉर लेडीज़। अब उसमें क्या है, ये इट्स प्रूवन, आपकी ये रिसर्च इंटरनेशनल आपको बताती है कि अगर कोई भी फीमेल किसी भी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व है तो उसकी स्टमक रिलेटेड डिजीज़ से वो बच जाती हैं, डिप्रेशन आपके पास और भी बहुत सारे। जिक्र कर रही हैं ये डेकोरेशन, और अगर आप किसी ना किसी एक्टिविटी में, फ्लावर्स तो वैसे ही आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी, तो फिर मेरे ख्याल में ये आपकी जो आजकल क्राइसिस चल रहा है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें, कोशिश करें कुछ ना कोई नई एक्टिविटी करें, घर में कोई नई डेकोरेशन करने की, तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव होगी, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, सारे लोग भी खुश रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए, आपने 2 पत्ते एक फूल लगाने, आपको कितनी देर लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, और कितनी देर लगेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप नोटिस करिएगा। तो आज से ही प्रैक्टिस कर दें घर में, अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिव फाइंड आउट करें और उसके ऊपर फोकस करके काम करें, एंड आई एम श्योर
आपकी जो पर्सनालिटी के ऊपर एक इम्पैक्ट है वो टोटली डिफरेंट हो जाए। बिल्कुल, और साथ साथ बताते हुए आप जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हैं, तो आप शाइस्ता साहिबा से ऑनलाइन रीच भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, इनसे आप टिप्स भी ले सकते हैं, और भी बहुत से फॉरम्स हैं। आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि घर पर टाइम जो स्पेंड करते हैं उसमें सिर्फ बैठकर ऑनलाइन गेम्स ना खेलें, कुछ और मेंटल हेल्थ। और इधर एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी, कोरोना के बाद वी हैव मोर देन एनफ शेफ्स नाउ। हर कोई तो कुकिंग और बेकिंग पे लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा, मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही है, इस फील्ड की तरफ भी ध्यान दें थोड़ा सा। बिल्कुल सही शाइस्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़िन हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अक्सर हम बात करते हैं पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान के कितने प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन कभी हम अगर बात करें कि हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हिमालय से लेकर कराची गवादर तक आप देखें, पाकिस्तान में सब कुछ अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है। पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ी सी मैनेजमेंट हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उधर पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। मुझे अच्छे से याद है जब भी ज़राअत का चैप्टर कोई शुरू होता था, फॉर एग्जाम्पल सोशल स्टडीज में, तो सबसे पहले आता था पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अब उसका जब हम रैंकिंग के ऊपर जाते हैं कि कौन सी क्रॉप पाकिस्तान कितना प्रोड्यूस करता है और कितना हम डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, तो मैं हैरान हो गई। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मैं शायद बिलीव ना करती कि पाकिस्तान मतलब माशाल्लाह सुना था कॉटन में एक्सपोर्ट, कि हम कपास में खुद मुख्तार हैं और हम आगे जाते हैं, हम लोग आगे हैं। जिस तरह से लेदर में हम बहुत आगे थे। इसके बाद हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, मैंगोज आपने सुना ही होगा, हर एक को पता है कि पाकिस्तान मैंगोज की प्रोडक्शन में बहुत आगे है। इसके अलावा भी बहुत सी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो कि आज हमने निकाली सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा हौसला हो, बारी बारी उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हौसला हो, थोड़ी उम्मीद पैदा हो कि इतनी परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ मैनेजमेंट की बात है कि खुदारा अगर हमारी हुकूमतें चाहे पिछली हों चाहे आइंदा आने वाली हों से मैनेज कर लेना इसको, तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 2019 के डाटा के मुताबिक 7.5 मिलियन टन ऑफ राइस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री पाकिस्तान बन गया है। और पूरी दुनिया में जो अगर हम यूएन कंट्रीज की बात करें तो वो 200 के अराउंड है, हम 10th नंबर पर आते हैं। दैट मींस 190 कंट्रीज हमसे पीछे हैं और राइस प्रोडक्शन में हम 10th नंबर और खुद कफील है। हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और करते भी हैं। इसी तरह अगर बात की जाए कॉटन की, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया, कॉटन की प्रोडक्शन में पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पर है और ये कोई छोटी बात नहीं, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं कॉटन को। इसके साथ साथ आप जो भी अगर कॉटन को मैनेज करें, हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम कॉटन को मैनेज क्या करना, हमारे साथ उसके साथ जो रिलेटेड फील्ड्स हैं, उसके साथ जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल मैनेज नहीं कर पाते। तो फिर कॉटन को मैनेज अगर कर लें तो फिर भी पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से खुद कफील और एक्सपोर्ट करके काफ़ी ज़्यादा हम जो है ना डॉलर्स भी वापस लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इन लाइन है एप्रिकॉट, माय फेवरेट। एंड आई डोंट नो कि पाकिस्तान वर्ल्ड में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है और हम करीबन 12,08,382 टन एप्रिकॉट प्रोड्यूस करते हैं। मुझे बहुत मजे के लगते हैं। वैसे ही आजकल गर्मियों का मौसम है, सीजन है इनका। आड़ू तो वैसे भी बड़ा अच्छा है, जूस भी अगर आप इसका पिएं या वैसे भी खाएं तो बड़ा अच्छा होता है। साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए आम पाकिस्तान के, आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं और वो ऐसी मशहूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मैंगो और गुआवा जो है उसको उसकी है 23,20,050 टन प्रोडक्शन है। वर्ल्ड रैंक में 5वें नंबर पर है पाकिस्तान। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने कंफ्यूज कर दिया कि आड़ू नहीं खुबानी अच्छा, और हाँ। जो आलू बुखारा है बेसिकली दैट इज एप्रिकॉट जो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में हम 7th नंबर पर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया अमरूद और आम, उसमें हम 5वें नंबर उसमें हम 5वें नंबर पर हैं। आम तो वैसे ही पाकिस्तान की दुनिया भर में बड़े मशहूर हैं और आमों की भी बड़ी किस्में हैं। इसके बाद जो आप मशहूर जो लिस्ट पहले मुझे आमों की किस्में जरा गिनवाएं, 2-4। अनवर राठौर है, लंगड़ा, सिंदड़ी है। अच्छा, ये नाम पता नहीं किसने इनके रखे हैं, ये मुझे नहीं पता। एरिया वाइज आई थिंक एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, टेस्ट इनका बड़ा डिफरेंट मुझे लगता है कि अनवर राठौर साहब कोई बंदा होगा जिसने ये पहली दफा इसको कहा होगा कि यार ये मैं बनाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ है क्योंकि हमारे इकसाम भी सीमन बड़ी जबरदस्त हैं, बहुत वैरायटी है। हाँ। इनका जो टेस्ट है वो बड़ा जबरदस्त है। अक्सर मेरे फ्रेंड जो बाहर कहीं रहते हैं ना, वो भेज रहे होते हैं वहाँ पे स्टोर्स में जाकर ना, वो दिखाते हैं कि यार देखो ये पाकिस्तान का आम और किसी और मुल्क का आम बहुत फर्क है और रेट में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ आप नेक्स्ट कुछ बताने लगे थे कि नेक्स्ट मैं ये कह रहा था कि आप जिसकी मशहूर बात करें कि बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है, वो वैसे भी आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, शुगर की बात कर
रहा हूँ, शुगर केन की। शुगर केन की बात कर रहे हैं हम। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड और इसकी एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 63,800 होती है। इसी के साथ साथ दिस आई वाज शॉक्ड, जब मुझे ये रिसर्च मिली तो मैं शॉक्ड हो गई कि वर्ल्ड रैंक पे हम 7th नंबर पर आते हैं, वो है खजूरों की प्रोडक्शन। पाकिस्तान खजूरों की प्रोडक्शन में 7वें नंबर पर आता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान अब खजूरों को एक्सपोर्ट भी कर सक रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि थोड़ी क्वालिटी अगर अच्छी कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा हमारी खजूर जो है वो पूरी दुनिया में और ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमा सकती है। तो सिर्फ क्वालिटी के लिए ध्यान दें तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा। और इसके साथ हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए जाते जाते, किन्नू की बात, क्योंकि सिट्रस पाकिस्तान जो बनाता है और वो जो प्रोडक्शन है उसकी हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पर है किन्नू प्रोडक्शन में, और पाकिस्तान के जो किन्नू हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी के साथ साथ फटाफट से मैं एक और खबर की तरफ आ जाती हूँ जो कल मैं पढ़ रही थी, और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि एक डॉग लवर ने करीबन 20,000 यूरो स्पेंड किए हैं अपने उस डॉग के कपड़ों के ऊपर। डिजाइनर कपड़े पहनाए हैं, आप तस्वीर भी दे सकते हैं, और ये 20,000 यूरोस के हैं। ये डॉग मिनरल वाटर के अलावा पानी नहीं पीता। जितने नखरे इनके हैं कि पूरी एसेसरीज जो हैं वो इसके ऊपर, मतलब जो अच्छी चीजें होती हैं वो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन व्हाट इज दिस, ये तो नॉनसेंस है वैसे। अच्छा, ये खातून कुछ कमाती भी नहीं है, ये सिर्फ अपने हस्बैंड के पैसे खर्च रही है। इन्होंने कहा भी है अपने इंटरव्यू में कि ये पैसे मैं घर पे सिर्फ इसकी देखभाल करती हूँ, मैं अमीर औरत हूँ, मेरे हस्बैंड कमाते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे पास पैसे। मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग नहीं है, आप इससे कितने ही जानवरों को खाना खिला सकते हैं आप इन पैसों से। हालांकि अगर इससे कितना ज्यादा फायदा, उन्होंने ये जो कहा ना किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो कहती थी फर्क पड़ता है। अगर आप यही पैसे किसी गरीब आदमी और ऐसे लोगों के लिए, शेल्टर होम्स के लिए स्पेंड कर देंगे, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास फूड नहीं है स्पेंड करेंगे, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। बहरहाल अपनी चॉइसेस हैं, अपना पैसा अपनी चॉइसेस। लेकिन ऐसा कुत्ता जो है मेरे ख्याल में बहुत अमीर लोगों के पास भी इतने मामला। बिल्कुल सही। अच्छा जी, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। डेटॉल सर्फेस क्लीनर जो मिटाए 100 किस्म के दाग और करे जरासीम का खात्मा। डेटॉल बी 100% श्योर। को चाहिए हार्पिक 10X, ये खास कमोड के दागों के लिए बना है। इसका गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर कर दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। ले आए हार्पिक टॉयलेट जूनियर अब सिर्फ 50 रुपए में। लेक सिटी, इस शहर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारी